हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी रिवीजन सीरीज़। और हमने जो है प्रीएम्बल तक कवर कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और मतलब मैं जितनी जल्दी हो सके इसको कवर कर रही हूँ, तो आई थिंक ये मार्च तक पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। सो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ पार्ट 1 में है। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 तक तो समझते हैं। आर्टिकल 1, इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया जो है दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इंडिया क्या है? इंडिया का दूसरा नाम भारत भी है और ये है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये आर्टिकल 1 में मेंशन है। और शेड्यूल 1 में क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ पे स्टेट्स और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। तो जब भी कोई टेरिटोरियल चेंजेस किया जाता है तो वो कहाँ होता है? वो कौन से शेड्यूल में आता है? तो टेरिटरी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ शेड्यूल 1 में है। ठीक है, ये याद रखना है। देन टेरिटरी का कैटेगरीज अगर देखें तो अभी हमारे पास 28 जो है स्टेट्स हैं। कितना? 28 स्टेट्स हैं। और ये सब जो है कहाँ पे? फेडरल सिस्टम है अपने पास। तो 7th शेड्यूल में फेडरल सिस्टम से रिलेटेड फेडरल चीज़ें जो भी है 7th शेड्यूल में मिलता है। देन अपने पास यूनियन टेरिटरीज कितना है? 8 है। ठीक है, 2024 में 8 है। और यूनियन टेरिटरीज़ को एडमिनिस्टर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो एक्वायर्ड टेरिटरीज़ है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगा कि किसी भी टेरिटरी को अगर एक्वायर किया गया है तो वो किसके अंदर होगा? तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही होगा, एक्वायर्ड टेरिटरीज़। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। देन फॉर्मर यूटीज़ टर्न्ड इन स्टेट्स। ठीक है, तो ये कुछ यूटीज़ थे जो कि बाद में स्टेट बना जैसे कि हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था, देन मणिपुर, देन गोवा। तो ये सब पहले यूटी था, देन ये स्टेट बना। ठीक है, तो अब समझते हैं कि आखिर यूनियन टेरिटरी की क्या ज़रूरत है? स्टेट तो है हमारे पास, देन वाई यूटी? ठीक है, तो यूटी में आपने देखा कि इसको एडमिनिस्टर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और कोई एक्वायर्ड जो है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट को कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूनियन टेरिटरी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ के लिए, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, या कल्चरल यूनिकनेस, या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, या इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक एक करके समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ का मतलब है कि जैसे अगर स्मॉल साइज़ या पॉपुलेशन की उस जगह का साइज़ क्या है? काफ़ी छोटा है, या डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल कहीं पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ के लिए कि यहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल है, जैसे कि लक्षद्वीप कि काफ़ी छोटा है, या सपोज जैसे लक्षद्वीप दूर भी है, तो यहाँ पे जो है क्या है? डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल है। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कुछ रीज़न ऐसा होता है, सेंसिटिव रीज़न होता है जिसके को कि डायरेक्ट गवर्नेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको यूटी बनाया गया। किसको? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को। देन कल्चरल यूनिकनेस। ठीक है, कि जो है कोई कोई जगह क्या होता है कि काफ़ी कल्चरली यूनिक होता है। स्पेशल गवर्नेंस चाहिए होता है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के लिए, जैसे कि चंडीगढ़। देन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए अगर देखें तो बॉर्डर और कोस्टल सिक्योरिटी, जैसे अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, देन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फास्टर डेवलपमेंट अंडर सेंट्रल रूल की कोई कोई जगह क्या है कि इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि दादर एंड नागर हवेली। तो कुछ कुछ कारण होता है जिसके वजह से यूटी बनाया जाता है। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि उस जगह पे इजीली और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, तो वो जगह आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर के वजह से, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और या तो कल्चरली बहुत ज़्यादा यूनिक है तो उस जगह पे भी सेंटर कर सकती है। देन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। ठीक है, कि फास्टर डेवलपमेंट होता है सेंट्रल रूल के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। देन गवर्नड बाय प्रेसिडेंट वाया एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो भी यूटी है ना, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू गवर्न कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर या एलजी। और कुछ यूटीज़ में जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में यहाँ पे लेजिस्लेचर है। तो ये याद रखना है कि यूटी कितने तरीके का होता है? तो 2 तरीके का ब्रॉडली। एक तो ऐसा यूटी जिसमें लेजिस्लेचर है, और दूसरा ऐसा जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है। तो लेजिस्लेचर जिसमें है वो क्या है? दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है,
देन यूटीज विथ हाई कोर्ट, अब कुछ ऐसे यूटी हैं जिसका खुद का हाई कोर्ट है, जैसे दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। देन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। तो JNK एंड लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट है, दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है। देन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, देख लेते हैं। आर्टिकल 1 डिफाइन करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 1 में क्या है, नेम है और टेरिटरी ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 2 में क्या है, यहाँ पे एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 2 से आपको ये वर्ड याद रखना है कि आर्टिकल 2 न्यू स्टेट्स की बात करता है। देन नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 2A, ठीक है। इसको जो है रिपील कर दिया गया है, प्रीवियसली एसोसिएटेड सिक्किम विद द यूनियन, ठीक है। तो इसको अब रिपील कर दिया गया है। अब आर्टिकल 3 देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आउटलाइंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो इसमें क्या किया जाता है, आउटलाइन किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके एरिया को, बाउंड्रीज को और नेम को जो है पहले से जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको बदला जा सकता है, ठीक है। तो अगर जो भी चेंजेस करना है तो उसके लिए जो भी बिल होगा, अ बिल फॉर चेंजेस रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन। तो प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन चाहिए आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर व्यूज़। तो स्टेट लेजिस्लेचर को जो कंसल्ट किया जाएगा व्यूज़ के लिए कि ऐसा करना है या नहीं, ठीक है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट लेकिन बाउंड नहीं है। जो भी स्टेट का व्यू है उससे उनको बाउंड नहीं है, उनकी मर्जी है, वो मानना चाहे तो मान सकते हैं और वो नहीं मानना चाहे तो वो नहीं मान सकते हैं, ठीक है। उनके ऊपर कोई जो है बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, हमें यूनिटरी फीचर देखने के लिए मिल रहा है। देन यूटीज़, तो यूटीज़ के केस में इवन कंसल्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई ऐसा यूटी है जिसमें लेजिस्लेचर है तो वहाँ लेजिस्लेचर को कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकती है, ठीक है। देन देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्ड एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो ये आर्टिकल 4 है तो इसमें जो लॉज है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 2 and 3, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के अंदर, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस किया जा रहा है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, तो जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या कुछ बदलाव करना है, स्टेट के बाउंड्रीज में ऑल्ट्रेशन करना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं है और ये कहा जा रहा है आर्टिकल 4 में, ठीक है, कि जो भी आर्टिकल 3 में हो रहा है टू प्रोवाइड द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल आर सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। तो ये जो भी चेंजेस हो रहा है फर्स्ट में और फोर्थ में, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में जो भी बदलाव हो रहा है और जो भी चेंजेस हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन है कि इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ सेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि स्टेट और टेरिटरीज जो है कहाँ है, फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, ठीक है। देन टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है ये हम देख लेते हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है टेरिटरीज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1 ही हमें बताता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में टेरिटरीज ऑफ स्टेट आ गया, मतलब जो भी स्टेट का एरिया है, टेरिटरी है, वो आ गया। देन द यूनियन टेरिटरीज आ गया जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है, ठीक है। और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, और अदर और टेरिटरीज जिसको फ्यूचर में एक्वायर्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सारा मिलके क्या बनेगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया बनेगा, ठीक है। पता चला कि आपको क्या क्या है इसमें, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, देन यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल और अदर टेरिटरीज जिसको एक्वायर किया जाएगा फ्यूचर में। देन एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि नए स्टेट का इस्टेब्लिश कर सकते हैं या एडमिट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट को ठीक लगता है, ठीक है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो न्यू स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। देन 2A ये एसोसिएटेड है किसके साथ, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विथ यूनियन, तो इसको ओमिट कर दिया गया है, ठीक है, 36th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये यहाँ पे है। देन 3 में क्या है, फॉर
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम एग्जिस्टिंग स्टेट का, ठीक है। तो इसमें पार्लियामेंट करेगी मे बाय लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कर सकती है पार्लियामेंट? फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। तो कैसे कर सकती है कि दो स्टेट को यूनाइट कर सकती है, या किसी टेरिटरी से किसी पार्ट को अलग कर सकती है, और पार्ट ऑफ स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी और टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, कि किसी भी टेरिटरी को किसी भी स्टेट के साथ यूनाइट कर सकते हैं। मतलब अगर मर्जी हो तो दो स्टेट को जो है न्यू स्टेट कैसे बनाया जा सकता है? सेपरेशन करके टेरिटरी का, ठीक है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल में देखने के लिए मिला है कि बिहार से क्या बन गया, फिर झारखंड बना, तो उस तरीके से हो सकता है, या दो स्टेट को यूनाइट किया जा सकता है, इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, ठीक है। देन दूसरा क्या है? इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, कि अगर पार्लियामेंट चाहे कि किसी भी स्टेट का एरिया, उसको और भी उस स्टेट को एरिया दे दिया जाए तो कर सकती है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अब अगर पार्लियामेंट का मन हो कि कोई स्टेट बहुत बड़ा है, यूपी जैसे सपोज बहुत बड़ा है, या राजस्थान के पास बहुत सारा एरिया है, तो इसको कम मिलना चाहिए, तो ऐसा कर सकती है इस पार्लियामेंट, ठीक है। देन ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, और बाउंड्री को भी ऑल्टर कर सकती है, ठीक है। और ऑल्टर कर सकती है नेम भी, कोई भी नाम को बदला जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। देन अब नेक्स्ट समझते हैं कि provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except the recommendation of president, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट अगर बिल को इंट्रोड्यूस करेगी तो उसमें जो है बिल को इंट्रोड्यूस कर रही है, चाहे एरिया, बाउंड्री या नेम को बदलना है, कुछ भी करना है, तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नेसेसरी है, ठीक है। विदाउट रिकमेंडेशन नहीं करेगी, पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। उसके बाद अगर, ठीक है, कहा जा रहा है अनलेस वेयर प्रपोजल कंटेन द बिल अफेक्ट द एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एनी स्टेट, द बिल हैज बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू देयर ऑन, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अगर स्टेट अफेक्ट हो रहा है तो प्रेसिडेंट फिर क्या करेगी? मस्ट रेफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ठीक है, अगर वो एरिया या बाउंड्री अफेक्ट हो रहा है तो उस बिल को रेफर किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है, ताकि स्टेट अपना ओपिनियन इसके ऊपर दे सके, ठीक है। लेकिन स्टेट का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है, ये बात याद रखना है, ठीक है। द बिल हैज बीन रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू देयर ऑन विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस और विद इन सच फर्दर पीरियड एज द प्रेसिडेंट में अलाउ एंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड और अलाउड हैज एक्सपायर्ड। तो सिंपल सी बात है कि अगर स्टेट का चेंज हो रहा है तो स्टेट के पास उस बिल को रेफर किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन जो भी उनका रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो इन दिस आर्टिकल द clause A to E state includes a union territory but in proviso state does not include a union territory। इसका क्या मतलब है कि अगर हम देखें तो इस आर्टिकल में A to E में स्टेट में स्टेट जब कहते हैं तो उसमें यूनियन टेरिटरी भी है, लेकिन इस प्रोविज़न के लिए स्पेशली, मतलब अगर यूनियन टेरिटरी में कुछ बदलाव करना है, ठीक है, कोई भी यूनियन टेरिटरी मीन्स अगर दिल्ली में कुछ बदलाव करना है या किसी और यूटी में बदलाव करना है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव में कहीं पे भी कुछ चेंजेस करना है, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में या लेजिस्लेचर में, खास करके ऐसे यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर है, तो उनसे परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे दिल्ली में पुडुचेरी में लेजिस्लेचर है, तो यहाँ पे अगर कुछ बदलाव करना है तो गवर्नमेंट को उनको परमिशन कि बिल भी नहीं रेफर करने की ज़रूरत है, वो खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट खुद कर सकती है। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि स्टेट के केस में तो कम से कम वहाँ पूछा भी जा सकता है, बिल भी भेजा जा सकता है कि ठीक है ये बदलाव कर रहे हैं। यूटी के केस में वो भी नहीं है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। देन तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट जो है नया स्टेट बना सकती है या यूनियन टेरिटरी, ठीक है, बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कंबाइन करके कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज का। तो ये बात याद रखना है कि ये सब पावर किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास ही है, ठीक है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लॉ है आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर, ठीक है, जिसमें कि अमेंडमेंट होगा फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में, ठीक है, तो जैसे कि इसमें और फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट होगा जिसमें कि सप्लीमेंटल या इंसिडेंटल या कंसिक्वेंशियल मैटर्स भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा
जैसे अगर हम देखना चाहे कि कुछ चेंजेस किया जा रहा है 4th शेड्यूल में, जैसे कि एमपी को चेंज किया जा रहा है कि नंबर ऑफ एमपी पहले कितना होता था और अब कितना होगा, तो ये चीज़ पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 4th शेड्यूल में बदलाव होगा, तो 4th शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, 4th शेड्यूल मीन्स राज्यसभा, तो यहाँ पे अगर कोई बदलाव करती है तो ये भी जो है, जो भी चेंजेस यहाँ पे किया जाएगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है अंडर आर्टिकल 368। ये आपको याद रखना है कि एनी लॉ रेफर्ड इन दिस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ठीक है, सेल कंटेन सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ 1st शेड्यूल एंड 4th शेड्यूल एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ, मे ऑल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल प्रोविजन इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट, इवन की पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन भी, ठीक है, इन द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और स्टेट अफेक्टेड बाय सच लॉ। ऐसे अगर पार्लियामेंट को लगता है कि पार्लियामेंट चेंज कर सकती है रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ये चीज़ खुद पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, तो और नो सच लॉ एज अफोरसेड shall be deemed to be an amendment of the constitution for this purpose of this फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात आपको समझना है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट को भी चेंज किया जा सकता है, मीन्स 4th शेड्यूल में बदलाव किया जा सकता है। तो सिंपल ये बात जो है अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट आर्टिकल में तो नेम और टेरिटरी है जो हमने देख लिया, देन सेकेंड में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, थर्ड में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या ऑल्ट्रेशन, तो कैसे कैसे किया जा सकता है वो है। देन कहा जा रहा है 4th में कि अगर दो आर्टिकल 2 एंड 3 में कोई भी अमेंडमेंट होता है, कोई भी बदलाव होता है, ठीक है, 1st और 4th शेड्यूल में सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल या कंसिक्वेंशियल मैटर्स किसी भी चीज़ में बदलाव होता है, तो इन सबको क्या नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी ही बात है। तो थोड़ा सा ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया। देन अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, स्टेट्स और यूटीज़ के बारे में। तो यूनियन वर्सेस फेडरेशन, तो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं है। ठीक है, स्टेट यहाँ ससीड नहीं कर सकती, अगर स्टेट का मन हो कि हम अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है कि हमारी यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, यूनियन परमानेंट है, लेकिन स्टेट को ऑल्टर किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, जैसे कि हमने देखा कि आर्टिकल 3 में कैसे स्टेट को बदला जा सकता है। ठीक है, अनलाइक यूएस, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। तो हमारा यूनियन क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, कि हमारे स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो यूएस है ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट है, कि यूनियन को भी नहीं बदला जा सकता है और स्टेट को भी नहीं बदला जा सकता है। यूएस को ज़रूरत है स्टेट कंसेंट का, अगर नया स्टेट बनाना है या ऑल्टर करना है बॉर्डर्स को, तो वहाँ पे कंसेंट चाहिए होगा, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। देन पार्लियामेंट की अथॉरिटी है, यहाँ पे हमने देखा कि पार्लियामेंट ऑल्टर कर सकती है स्टेट बाउंड्री को बिना स्टेट के कंसेंट के। ठीक है, स्टेट बाउंड्रीज को बदला जा सकता है। देन टेरिटोरियल स्कोप, की यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है ओनली स्टेट। जब हम कह रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया दैट मीन्स ओनली स्टेट, और जब कह रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे स्टेट्स भी आ गया, यूटीज भी आ गया और एक्वायर्ड या फ्यूचर टेरिटरीज भी आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो टेरिटरी ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ इंडिया है, दैट इज बिगर कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया जब हम कहते हैं दैट इज ओनली स्टेट्स, और जब टेरिटरी हम कहते हैं तो स्टेट्स, यूटीज प्लस फ्यूचर टेरिटरीज भी आ जाता है। देन एक्वायर्ड टेरिटरीज, मतलब यहाँ पे कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर गवर्निंग एक्वायर्ड लैंड्स, कि एक्वायर्ड लैंड्स को गवर्न कौन करेगा, ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही, लेकिन ऐसे यहाँ पे कोई सेपरेट प्रोविजन दिया हुआ अलग से नहीं है। ठीक है, देन अब एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज में पार्लियामेंट का पावर देख लेते हैं। आर्टिकल 3 में जो हमने देखा कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, चेंज स्टेट बाउंड्रीज एंड बट कैन नॉट सीड लैंड टू फॉरेन नेशन विदाउट एन अमेंडमेंट, कि अगर भारत के टेरिटरी के अंदर कुछ भी कर रही है तो ये तो अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही फॉरेन नेशन का बात आ जाएगा
फिर वहाँ पे अमेंडमेंट जरूरी है, ठीक है। तो अगर किसी भी फॉरेन नेशन को अगर इंडिया चाह रही है कि ये लैंड हम दे रहे हैं, ठीक है, अपना कोई पार्ट किसी फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे अमेंडमेंट होगा, ठीक है। तो ट्रांसफरिंग टेरिटरी रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो जब टेरिटरी को ट्रांसफर किया जा रहा है तो आर्टिकल 368 को क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, यहाँ पे बदलाव करने की जरूरत है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है, थ्रू 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960 ऑफ बेरूबारी। तो इसीलिए हमने देखा बेरूबारी केस में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें देखने के लिए मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेरूबारी यूनियन केस में कि टेरिटरी सीजेशन नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कि अगर टेरिटरी को सीज किया जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है, ठीक है। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 का इंडिया बांग्लादेश इनक्लेव एक्सचेंज के लिए। तो एक बात आपको याद रखना है, मतलब क्या कि अगर तो स्टेट के अंदर विद इन ही कुछ हो रहा है तब नहीं, लेकिन जैसे फॉरेन नेशन का बात आ जाएगा, दूसरे जगह आ जाएगा, देन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 368 के अंदर। सो नेक्स्ट देखते हैं एक्वायर्ड टेरिटरीज, ठीक है। तो एक्वायर्ड टेरिटरीज मीन्स दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम। तो ये सब ज्वाइन कब हुआ, पोस्ट 1950, और ये सब एक्वायर्ड टेरिटरीज है। तो एक्वायर्ड टेरिटरीज कैसी टेरिटरीज होती है, जो किसी भी तरीके का इंटरनेशनल ट्रीटी हो या सिजेशन हो या कैसे भी करके एक्वायर करके उसको लिया गया है बाद में, ठीक है। जैसे कि दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ये सब ज्वाइन किया कब, पोस्ट 1950। देन बाउंड्री डिस्प्यूट तो कैन बी सेटल्ड विदाउट अमेंडमेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि अगर तो आपका एक्वायर्ड टेरिटरीज की बात है या फॉरेन टेरिटरीज आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, बाहर की टेरिटरीज जैसे ही फॉरेन आ गया या एक्वायर्ड आ गया तो ये सब चीज़ क्या हुआ कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। लेकिन अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको सेटल किया जा सकता है बिना अमेंडमेंट के, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, ये कहा गया है, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो हमारा देख लेते हैं कुछ इंडिया बांग्लादेश टेरिटरी एक्सचेंज जो हुआ है। तो रेड क्लिफ कमीशन 1947 में बना था। तो यहाँ पे बाउंड्री को जो है मार्क किया गया, लेकिन पुअरली मार्क बाउंड्रीज की वजह से काफ़ी इश्यूज देखने के लिए मिला, इनक्लेव इश्यूज देखने के लिए मिला। द नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 में होता है, जहाँ पे कि प्रपोज किया गया कि ठीक है जो भी इनक्लेव है हमारा एक्सचेंज किया जाएगा। देन चितमहल इनक्लेव्स अगर देखें तो 111 इंडियन इनक्लेव्स जो है बांग्लादेश में रह गया था और 51 बांग्लादेशी इनक्लेव जो है इंडिया में था, ठीक है। मतलब कितना, 111, मतलब इंडिया का ज़्यादा इनक्लेव बांग्लादेश में था और बांग्लादेश का 51 इनक्लेव जो है इंडिया में रह गया था, क्योंकि अच्छे तरीके से उन्होंने बाउंड्री को मार्क भी नहीं किया था। तो अगर देखें बिफोर 2015 तो एक बांग्लादेशी इनक्लेव इनसाइड, वन बांग्लादेशी इनक्लेव इनसाइड इंडिया कंटेंट एन इंडियन इनक्लेव इनसाइड बांग्लादेश। तो इनक्लेव क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड जो कि कंप्लीटली सराउंडेड होगा किसी दूसरे कंट्री का। तो ये कैसे देखने के लिए मिला कि एक बांग्लादेशी इनक्लेव है, फिर वो इंडियन इनक्लेव से सराउंड है, फिर वो इंडियन इनक्लेव जो है एक छोटे से बांग्लादेशी इनक्लेव से सराउंड है। तो इस तरीके से देखने के लिए हमें मिल रहा था। तो ये जो है 2015 में तो एक्सचेंज कर लिया गया। तो ये जो था दिस वाज वर्ल्ड्स ओनली थर्ड ऑर्डर इनक्लेव। तो ये वर्ल्ड का ओनली थर्ड ऑर्डर इनक्लेव देखने के लिए मिल रहा था कि इस तरीके से जो है एक के ऊपर एक हमें देखने के लिए मिल रहा है कि एक जैसे कि बांग्लादेशी इनक्लेव जो है इंडिया के अंदर था, फिर उसके अंदर फिर इंडियन इनक्लेव था, ठीक है। जैसे कि इंडिया में बांग्लादेशी इनक्लेव है, फिर उसके ऊपर क्या है, इंडियन इनक्लेव है, फिर अंदर में एक छोटा सा बांग्लादेशी इनक्लेव है। तो ऐसा देखने के लिए मिलता था, ये एक पहला ही था। तो देन अब देखते हैं चेंज ऑफ नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूटीज आर्टिकल 3, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, हम पढ़ चुके हैं, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा आर्टिकल 3 के अंदर। तो मेजर रीनेमिंग केसेस अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का जो नाम है अभी, तो पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था 1950 में, देन तमिलनाडु मद्रास हुआ करता था 1969 में, ठीक है, चेंज किया गया 1969 में, पहले मद्रास हुआ करता था। देन कर्नाटका का नाम पहले मैसूर हुआ करता था, 1973 में इसको बदला गया है। देन लक्षद्वीप पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमन दीवी आइलैंड हुआ करता था, बाद में लक्षद्वीप रखा गया। देन दिल्ली
का नाम रखा गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT। कैसे रखा गया इसको, तो 1992 में 69th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा गया, ठीक है। देन उत्तराखंड अभी है, पहले उत्तरांचल नाम था, 2006 में चेंज किया गया। पुडुचेरी पहले पौंडीचेरी हुआ करता था, 2006 में चेंज किया गया। और उड़ीसा पहले उड़ीसा हुआ करता था, 2011 में चेंज किया गया। तो ये सब कुछ स्टेट है जिसका नाम बदला गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस था, तमिलनाडु पहले मद्रास था, कर्नाटका पहले मैसूर था, और लक्षद्वीप लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड, और दिल्ली का नाम क्या रखा गया, NCT रखा गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। देन उत्तराखंड जो है पहले उत्तरांचल हुआ करता था, पुडुचेरी पहले पौंडीचेरी हुआ करता था, और उड़ीसा पहले उड़ीसा हुआ करता था, ठीक है। देन अब देखते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए क्या क्या कमीशन बना। तो धर कमीशन ये सबसे पुराना है, दिसंबर 1948 में बना, पहला कमीशन आया, और रिकमेंड किया गया कि स्टेट कैसे होना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर होना चाहिए, लैंग्वेज के ऊपर स्टेट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। देन JVP कमेटी ये दिसंबर 1948 से अप्रैल 1949 था 49 तक, तो इसके मेंबर थे नेहरू, पटेल और पट्टवी सीतारामैया, ठीक है। तो इन्होंने रिजेक्ट किया लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए स्टेट का, ठीक है। लेकिन आंध्रा स्टेट क्रिएट किया गया 1953 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड था इसका, ठीक है, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, ठीक है। इस वजह से आंध्रा स्टेट क्रिएट किया गया, और इवन डेथ भी हो गई थी पोट्टी श्रीरामल्लू, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, डेथ भी हो गई थी इनकी प्रोटेस्ट करते करते, तो ठीक है, फास्ट अनटू डेथ था आई थिंक। तो ये आंध्रा स्टेट इसीलिए इस तरीके से बना। तो याद रखना है, सबसे पहले धर, देन JVP कमेटी, देन नेक्स्ट आता है फजल अली। तो JVP कमेटी में कौन है, नेहरू, पटेल और सीतारामैया। तो फजल अली कमीशन ये आता है 1953 से 1955 में। इसमें मेंबर होते हैं फजल अली, चेयरमैन होते हैं इस कमीशन के, ठीक है। और KM पानीकर और HN खुंजरू, याद रखना है कौन कौन मेंबर है, फजल अली, KM पानीकर और HN खुंजरू, इसमें चेयरमैन होते हैं फजल अली। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनेगा, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट किया वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी। अगर एक लैंग्वेज पे एक स्टेट बनने लग जाता तो इंडिया में कितने लैंग्वेज है और कितना सारा स्टेट, कितना सारा डिवीजन हो जाता। तो इसीलिए कहा गया कि ठीक है स्टेट के बेसिस पे लैंग्वेज बनेगा, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनेगा, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी नहीं होगा, ठीक है। देन इससे फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया और 14 स्टेट और 6 यूटी बना। क्या बना, 14 स्टेट, पहले 14 स्टेट और 6 यूटी बना नवंबर 1, 1956 को। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन अब देखते हैं स्टेट्स एंड यूटीज़ इन 1956 और पोस्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे होता है। तो 14 स्टेट, तो वो 14 स्टेट कौन कौन सा था, आंध्र प्रदेश बनाया गया था, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। देन यूटी, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप आइलैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल ये पहले यूटी हुआ करता था। क्या क्या आया, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल, ठीक है। अब 1956 तक तो ये चेंजेस किया गया, 14 और 6 बनाया गया यूटीज। देन मेजर चेंजेस जो हुआ वो देख लेते हैं। 1960 में बॉम्बे स्प्लिट हुआ, ठीक है, बॉम्बे को स्प्लिट करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया 1960 में। देन 61 में दादर और नागर हवेली यूटी बन गया, ठीक है। 10th अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि हमने पढ़ा एक्वायर्ड टेरिटरी के लिए अमेंडमेंट होगा। देन 1962 में, ठीक है, 61 में दादर एंड नागर हवेली हुआ। देन गोवा, दमन एंड दीव यूटी बना, ठीक है, गोवा भी क्या था, यूटी बना पहले, तो गोवा, दमन एंड दीव यूटी बना। 12th अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ। देन पुडुचेरी को ऐड किया गया यूटी के तौर पे, 14th अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ। देन यहाँ पे गोवा, दमन एंड दीव यूटी बना, पुडुचेरी यूटी के रूप में ऐड किया गया। देन 1963 में नागालैंड जो है फुल फ्लेज स्टेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर नागालैंड से, ठीक है। नागालैंड फुल फ्लेज स्टेट बना। तो स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है। तो नागालैंड फुल फ्लेज स्टेट बना कब, 1963। तो
कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है? तो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है नागालैंड फुल फ्लेज स्टेट बन जाता है और 371A आर्टिकल को इंसर्ट किया जाता है। तो देन हमने यहाँ देखा कि नॉर्थ ईस्ट में शुरुआत नागालैंड से हुई। देन 1966 में हरियाणा, ठीक है, शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे हरियाणा को फिर बनाया जाता है। देन 1971 में हिमाचल प्रदेश क्या बनता है? स्टेट बनता है, ठीक है। 1971 में हिमाचल प्रदेश क्या बनता है? स्टेट बनता है। देन 1987 में मिजोरम, अरुणाचल, गोवा स्टेट बनता है। तो यहाँ मिजोरम, अरुणाचल और गोवा स्टेट बनता है कब? 1987 में। तो 63 में नागालैंड हो गया, 66 में हरियाणा, 71 में हिमाचल, देखो हरियाणा पहले, ठीक है, देन हिमाचल स्टेट बनता है, पहले हरियाणा देन हिमाचल स्टेट बनता है। और हरियाणा जो है शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो यहाँ पे आप ये वाला एक बार याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा स्टेट था। तो यहाँ आंध्रा, असम, बिहार, बॉम्बे, बिहार भी पुराना है, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, ठीक है, पंजाब था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो ये सब पुराना था। अब बाद में फिर हरियाणा को भी क्या किया गया? ऐड किया गया, ठीक है, शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे। देन अरुणाचल पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैपिटल का जो है अरुणाचल का क्या है? ईटानगर है और इसको डिराइव किया गया है हिस्टोरिक ईटा फोर्ट से। ये जो नाम रखा गया है ईटानगर, ईटा का मतलब होता है ब्रिक, तो इसके ऊपर रखा गया है। और यहाँ पे स्टेट के पास 2 नेशनल पार्क भी हैं, नामदाफा और मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। तो इस रीजन को पहले जाना जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में, अरुणाचल को, ठीक है, बिफोर बिकमिंग यूनियन टेरिटरी एंड देन अ स्टेट। तो पहले ये भी अरुणाचल यूनियन टेरिटरी बनता है और स्टेट बनता है। तो इससे पहले इसका नाम क्या था? नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। तो ये बात याद रखना है और ये पूछा जा चुका है। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल का नेम जो है ईटानगर, ये एक हिस्टोरिक फोर्ट से रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी। देन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड बना है। छत्तीसगढ़ बना है किससे? एमपी से, उत्तराखंड बना है यूपी से और झारखंड बना है जो है बिहार से, ठीक है। देन 2014 में तेलंगाना का फॉर्मेशन होता है, आंध्र प्रदेश से निकल के तेलंगाना बनता है। देन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन होता है और इसको 2 UT बना दिया जाता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये कुछ चेंजेस है। तो भूलने वाला जो फैक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। नागालैंड 1963, 1966 हरियाणा, 1971 हिमाचल प्रदेश स्टेट बनता है। द 1987 में मिजोरम, अरुणाचल, गोवा स्टेट बनता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले बॉम्बे स्प्लिट होकर महाराष्ट्र और गुजरात बनता है। देन अगर कंपैरिजन देखें स्टेट्स वर्सेस यूटी का, तो इस बार इस फैक्ट को आप ध्यान से देख लें, क्योंकि अगर इसके आसपास से क्वेश्चन बना है तो क्या पता दोबारा फिर से अगर कुछ बन जाए या मैच द फॉलोइंग में आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को 1 से 2 बार देख लें। देन अब देखते हैं स्टेट्स और यूटीज़ में क्या डिफरेंस है और क्या किसके पास पावर है, देख लेते हैं। तो स्टेट्स फेडरल रिलेशनशिप है सेंटर के साथ और पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में 7th शेड्यूल में है। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी है गवर्नेंस में स्टेट को, ठीक है। और यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है अक्रॉस स्टेट, ठीक है। देन इसको हेड किया जाता है गवर्नर के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। और पार्लियामेंट लेजिस्लेट नहीं कर सकती है स्टेट लिस्ट पे। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शनल केस को अगर छोड़ दिया जाए तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट नहीं करती है स्टेट लिस्ट पे, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस है जैसे आर्टिकल 249, 242 और 252 के अंदर, ठीक है, ये सब चीज़ें। देन यूनियन टेरिटरी अगर देखें तो यहाँ यूनिटरी रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है। तो जब हम बात करते हैं स्टेट की तो ये दर्शाता है फेडरल रिलेशनशिप विद स्टेट, लेकिन जब हम बात करते हैं यूटीज़ की तो ये दिखाता है सेंटर का पावर, ये यूनिटरी फीचर को दर्शाता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के यूटीज़। और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी नहीं है जैसे स्टेट के पास है, यहाँ नहीं है। और यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में। अगर हम देखें स्टेट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। और एडमिनिस्टर किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा या चीफ कमिश्नर के द्वारा, मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट के एजेंट होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को सही लगता है कि ठीक है कौन इसको एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है। और पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है किसी भी सब्जेक्ट के पे,
ऑल 3 लिस्ट पे, ठीक है। तो यूटी के केस में पार्लियामेंट किसी भी चीज़ पे इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट पे भी बना सकती है कोई भी लॉ, रूल एंड रेगुलेशन। तो ये याद रखना है कि यूटी के पास ज़्यादा पावर नहीं है, ये यूनिटरी फीचर दिखाता है। अब देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को, कि इन 2019 में क्या किया गया। आर्टिकल 370 जो था उसको एबोलिश कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्या हुआ। 2 यूनियन टेरिटरीज बना, ठीक है, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेचर, तो इसमें लेजिस्लेचर है और सारा डिस्ट्रिक्ट जो है एक्सेप्ट कारगिल एंड लेह। तो जम्मू एंड कश्मीर में ना कारगिल एंड लेह को छोड़कर जितना डिस्ट्रिक्ट है सब जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, और कारगिल और लेह जो है और यूटी ऑफ लद्दाख इसको जो है विदाउट लेजिस्लेचर ये दूसरा है, ठीक है। तो कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट अंडर आर्टिकल 3। तो जैसे कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट पहले ये पार्ट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर का, तो इसको फिर जो है टेरिटरी बना दिया गया, यूटी ऑफ लद्दाख बना दिया गया, कारगिल और लेह को भी डाल दिया गया इसके अंदर। तो जैसा कि हमें पता है कि आर्टिकल 3 के अंदर ये पावर है, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। तो आपको ये बात याद रखना है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, जिसमें कि कारगिल और लेह भी है, ठीक है। देन दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसको मर्ज किया गया, ठीक है। मर्ज ऑफ यूटीज एक्ट 2019 में मर्ज करके 2 यूटी को 1 यूटी बना दिया गया। तो संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 1968 में सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के थ्रू समझते हैं। तो जो आर्टिकल 370 है, तो 370 में क्या था कि स्पेशल प्रोविज़न दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो वहाँ पर अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन और काफ़ी सारी चीज़ें थी, ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न दिया गया था। तो अब बैकग्राउंड क्या है कि पूछा गया, इशू क्या है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है अंडर आर्टिकल 370 आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है आर्टिकल 370 के अंदर, तो उसका क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आर्टिकल 370 सीज टू ऑपरेट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड्स, कि जब आर्टिकल 370 क्या ये चलना बंद हो जाएगा, ऑपरेट नहीं होगा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है कि आर्टिकल 370 इज नॉट टेम्परेरीली इन सेंस ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपायरी, कि आर्टिकल 370 ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली एक्सपायर होगा, ये ऑपरेटिव रहेगा अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो जाए उसके बाद भी, ठीक है, इवन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डिसॉल्व। और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर पे भी। कैसे? वाया आर्टिकल 370 क्लॉज 1। तो 370 क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर चला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को जो है अप्लाई किया जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर पे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का सब कुछ अलग था, स्पेशल पावर मिला हुआ था, ठीक है। तो अब समझते हैं की डॉक्ट्राइनल पॉइंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज डेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 370 खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं था, ठीक है। तो आर्टिकल कंटिन्यूज अंटिल फॉर्मली एब्रोगेटेड अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 3। तो आर्टिकल जो 370 था, जो भी स्पेशल पावर था, वो कंटिन्यू रहा। कब तक? जब तक कि इसको एब्रोगेट नहीं किया गया। सिंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका रिकमेंडेशन तो भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन का अगर हम देखें, इसको क्रिटिकल इंसाइट को समझते हैं कि कोर्ट इफेक्टिवली मेड आर्टिकल 370 फंक्शनली परमानेंट, कि आर्टिकल 370 क्या है? फंक्शनली परमानेंट है, और अलाउ किया कंटिन्यूअस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विदाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेक, ठीक है। दिस क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पाथवे फॉर फ्यूचर चेंज। तो इससे क्या हुआ कि हाँ ठीक है, अगर प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है तो इसका मतलब कि इस चीज़ को बाद में बदला जा सकता है, ठीक है। तो फिर क्या किया गया, हमें देखने के लिए मिला 2019 में एब्रोगेशन किया गया। गवर्नमेंट ने यूज किया आर्टिकल 370 क्लॉज 1 और री इंटरप्रेट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था वो तो ऑब्वियसली अब नहीं है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली को री इंटरप्रेट किया और उन्होंने यूज किया गवर्नर को एज सब्सटीट्यूट टू गिव कंकरेंस, ठीक है। उसके बाद दिस चेन ऑफ रीजनिंग रेस्ट्स इनडायरेक्टली ऑन संपत प्रकाश डॉक्ट्रिन, कि कहा गया कि हाँ आर्टिकल 370 कंटिन्यू करता रहेगा और इसका मॉडिफिकेशन वगैरह का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और ये तब तक चलेगा जब तक इसको एब्रोगेट नहीं किया जाता है। तो एब्रोगेट कब किया गया? आर्टिकल 370 को आर्टिकल 370 क्लॉज 3 को यूज़ किया गया, ठीक है।
और एब्रोगेट किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज की। अब यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा समझते हैं। आर्टिकल 239 से 241 में यूटीज के बारे में है और पार्ट 8 में है। कहाँ पे? पार्ट 8 में, आर्टिकल 239 से 241 में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? गवर्न्ड बाय आर्टिकल 239 टू 241 और पार्ट 8 में है, और एडमिनिस्टर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। अब प्रेसिडेंट को किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को चूज कर सकते हैं, ठीक है, नॉट द हेड ऑफ स्टेट। तो ये याद रखना है कि किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो समझते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कहाँ कहाँ किया गया है। कहाँ कहाँ है लेफ्टिनेंट गवर्नर? दिल्ली में, पुडुचेरी में, अंडमान और निकोबार में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ अपॉइंट किया गया है? चंडीगढ़ में, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ है? दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, अंडमान में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, लद्दाख में है। यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर एंड चीफ मिनिस्टर। तो देखते हैं कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिसमें लेजिस्लेचर है और चीफ मिनिस्टर है। तो यूटीज विथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो देयर CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फंक्शन लाइक ए स्टेट गवर्नमेंट बट विथ लिमिटेशन। तो यहाँ क्या देखने के लिए मिलता है दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर के केस में कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरह ही फंक्शन करते हैं, लेकिन लिमिटेड पावर है यहाँ पे, ठीक है, लिमिटेशन के साथ। अंडर आर्टिकल 239AA दिल्ली के लिए और आर्टिकल 239A पुडुचेरी के लिए है, ठीक है। 239AA दिल्ली के लिए है और 239A पुडुचेरी के लिए है, ठीक है। देन एडवाइजरी कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी, इसको इस्टेब्लिश किया गया है यूटीज़ के लिए विदाउट अ लेजिस्लेचर। तो जिस यूटी में लेजिस्लेचर नहीं है उसके लिए क्या है? होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी है और इसको चेयर किया जाता है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमिटी, इसको चेयर किया जाता है यूटी एडमिनिस्टर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए। तो यहाँ पे एडवाइजरी कमिटी देख लेते हैं। हमने देखा एक है होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमिटी और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमिटी, और होम मिनिस्टर वाला उसी यूटी के लिए होगा जहां लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। देन प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी ओवर यूनियन टेरिटरी। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेशन बना सकते हैं अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए, ठीक है। और ये रेगुलेशन का सेम ही इफेक्ट है पार्लियामेंट्री लॉज की तरह। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास क्या अथॉरिटी है? पार्लियामेंट जो है स्टैब्लिश कर सकती है सेपरेट हाई कोर्ट फॉर अ यूटी, ठीक है, कि किसी भी यूटी के लिए सेपरेट हाई कोर्ट को जो है इस्टेब्लिश किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। और असाइन अ यूटी टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। और स्टेट हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कहा जा सकता है, अगर कोई स्टेट हाई कोर्ट है, ठीक है, स्टेट हाई कोर्ट है, तो कहा जा सकता है कि ठीक है आपके जुरिस्डिक्शन में ये यूटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसा भी हो सकता है कि या तो एक सेपरेट हाई कोर्ट जो है बनाया जाए यूटी के लिए, या किसी भी स्टेट हाई कोर्ट को कहा जाए कि ये यूटी अब आपके अंदर आएगा, ठीक है, आपको आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा। देन अगर देखें तो दिल्ली ओनली यूटी विथ इट्स ओन हाई कोर्ट। तो दिल्ली ही एक ऐसा यूटी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। कब से? सिंस 1966 से। देन अदर यूटीज एंड देयर हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन। तो देख लेते हैं कि जो अदर यूनियन टेरिटरीज है और उनका हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ है, तो समझ लेते हैं। दादर, नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, किसके जुरिस्डिक्शन के अंदर है? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव किसके अंदर है? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर इनका जो है जुरिस्डिक्शन है। देन अंडमान एंड निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर है। देन चंडीगढ़ के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। लक्षद्वीप के लिए केरला हाई कोर्ट है। पुडुचेरी के लिए मद्रास हाई कोर्ट है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे हमने देखने के लिए मिल रहा है कि दिल्ली का ही सिर्फ ओनली यूटी दिल्ली ही है जिसका अपना हाई कोर्ट है। बाद बाकी दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव का कौन सा हाई कोर्ट है? बॉम्बे हाई कोर्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार कहाँ है? यहाँ है, और कलकत्ता आपका कहीं
काफ़ी ऊपर है, तो कलकत्ता जो है हाई कोर्ट है, याद रखना है। देन क्योंकि आपको ऑप्शन में दिखेगा तो आप ये चीज़ सोच नहीं पाएंगे अगर कभी इस तरीके से आ जाए कि अंडमान एंड निकोबार का इतना दूर जाकर कलकत्ता में कहीं हाई कोर्ट हो सकता है। देन चंडीगढ़ का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये तो काफ़ी ईजी है। लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट, ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ, केरला हाई कोर्ट। देन पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, पुडुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट। एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ यूटीज़ हैं जिनका हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन हम देख पा रहे हैं कैसे है, ठीक है। देन अब समझते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है, ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इस केस को समझ लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है कि अभी तो हमें ज़्यादा न्यूज़ में नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन ये काफ़ी रहता है न्यूज़ में। तो पावर टसल बिटवीन एलजी वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं दिल्ली के, तो उनके बीच कुछ पावर टसल देखने के लिए मिला। तो कोर क्वेश्चन क्या है, तो कौन कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, ठीक है, क्योंकि दिल्ली क्या है, यूटी है। तो अब इसमें सवाल ये उठता है कि दिल्ली में लेजिस्लेचर है तो कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, किसके अंदर है एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहा गया कोर्ट के द्वारा ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सिविल सर्वेंट्स और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये अकाउंटेबल है मिनिस्टर्स के लिए, ठीक है, क्या कहा गया, मिनिस्टर्स के लिए अकाउंटेबल है। एंड जो मिनिस्टर्स हैं ये अकाउंटेबल है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है, इनको जवाब देना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली को। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये अकाउंटेबल है लोगों के लिए, पीपल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने मिलता है कि सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबल है मिनिस्टर्स के लिए, मिनिस्टर्स अकाउंटेबल है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली अकाउंटेबल है लोगों के लिए। इसका क्या मतलब है कि इंश्योर करता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। और ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, की ब्यूरोक्रेसी जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर ही है ना, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को। तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, कोर्ट ने इसे कहा कॉल्ड इट द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी एक लिंक में ब्रेक होता है तो इससे डेमोक्रेटिक इम्बैलेंस होगा और अनअकाउंटेबिलिटी होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि सिविल सर्वेंट्स में, मिनिस्टर्स में, लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे क्या है, लिंक है और हर कोई अकाउंटेबल है। तो यहाँ पे अगर ब्रेक देखने के लिए मिलता है तो यहाँ डेमोक्रेटिक इम्बैलेंस और अनअकाउंटेबिलिटी हो सकता है। तो ये इंश्योर करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। देन रोल ऑफ एलजी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि एलजी इज नॉट अ पैरेलल अथॉरिटी। एलजी पैरेलल अथॉरिटी नहीं है, एलजी को एक्ट करना पड़ेगा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिर्फ जो रिजर्व सब्जेक्ट है या कुछ रिजर्व चीज़ें हैं उसको छोड़ के काउंसिल एलजी अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं करेंगे, उनको जो है एक्ट करना पड़ेगा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। कैन नॉट एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अथॉरिटी, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की तरह नहीं काम कर सकते हैं कि ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ कर रही है, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एलजी आकर कुछ ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको एड एंड एडवाइस में ही काम करना पड़ेगा। तो कुछ जो है एक्सेप्शन है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये यूनियन के अंदर है, तो ये इसमें एलजी का डिस्क्रिशन होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड यहाँ पे यूनियन के अंदर है ये, और इसीलिए इसमें एलजी का डिस्क्रिशन है, ठीक है। इन केस ऑफ डिफरेंस, अगर डिफरेंस होता है तब एलजी जो है रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में रूटीनली नहीं कर सकते हैं। कोई डिफरेंस है, कोई चीज़ है, कोई इशू है, तब जाकर प्रेसिडेंट को रेफर किया जा सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेंथ करता है फेडरलिज्म को और डेमोक्रेसी को यूटीज़ में, और प्रोटेक्ट्स विल ऑफ पीपल वाया इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों ने जो गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का भी मतलब लोगों के विल का भी जो है प्रोटेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू। एंड ये लिमिट करता है ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी को विदाउट अकाउंटेबिलिटी, कि ब्यूरोक्रेट्स को इतना ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है, उनको ऑटोनॉमी वो नहीं मेंटेन कर सकते हैं विदाउट अकाउंटेबिलिटी, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वो अकाउंटेबल है किसके लिए, मिनिस्टर्स के लिए, मिनिस्टर्स फिर अकाउंटेबल है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली फिर अकाउंटेबल है पीपल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं पावर ऑफ यूटीज़ विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जिस यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उस यूटी में आखिर क्या क्या पावर है तो देख लेते हैं। तो दिल्ली के केस में आर्टिकल 239 AA, पुडुचेरी के केस में आर्टिकल 239A, और जम्मू एंड कश्मीर के केस में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का ये है। तो ये जो है चीज़ें हैं। दिल्ली के केस में आर्टिकल 239AA,
पुडुचेरी के केस में आर्टिकल 239A और जम्मू एंड कश्मीर के केस में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का। ठीक है, तो अब देखते हैं सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना कितना है। तो दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 33, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल जम्मू एंड कश्मीर में 90 है। तो टोटल जो है ना 114 सीट है। 24 सीट रिजर्व है पीओके के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। तो इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में अभी कितना है, 90 सीट है। ठीक है, ऐसे तो 114 है। देन मैक्सिमम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कितना मैक्सिमम मिनिस्टर जो है हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो दिल्ली में मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें भी हमने पढ़ा था कि जो है काउंसिल मिनिस्टर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लिमिट किया गया था कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दिल्ली में 7, पुडुचेरी में 6 और JNK में 9 हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कि इतना मिनिस्टर हो सकते हैं। देन लेजिस्लेटिव पावर अगर दिल्ली में देखें, यूटीज़ में देखें, तो दिल्ली में क्या है कि ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट पुलिस, ठीक है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। तो क्या कहा जा रहा है कि सारा का सारा सब्जेक्ट है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड ये यूनियन के अंदर आता है। देन पुडुचेरी सारा जो है ऑल स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट आता है पुडुचेरी के पास। जैसे दिल्ली के केस में हमने देखा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड दिल्ली के गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के पास आता है। देन पुडुचेरी में सारा स्टेट का और कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट आ जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में देखें तो सारा स्टेट लिस्ट है, लेकिन इसमें जो है पब्लिक ऑर्डर और पुलिस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली वाले केस में लैंड भी नहीं है, ये ध्यान देना है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ठीक है, प्लस कंकरेंट लिस्ट भी इनके पास है। दिल्ली में जो है सब कुछ है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड नहीं है, और इसमें पब्लिक ऑर्डर और पुलिस है। ठीक है, लैंड की बात यहाँ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देन रिजर्व सब्जेक्ट अगर देखें तो वही रिजर्व सब्जेक्ट हमने देखा कि पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है और लैंड है, ये यूनियन के पास है, रिजर्व सब्जेक्ट है। देन पुडुचेरी में सिंपली जो जनरल स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है उसको फॉलो किया जाता है, कोई रिजर्व सब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे। और JNK में पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी भी है, ऑल इंडिया सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्यूरो, ये रिजर्व सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे JNK में रिजर्व सब्जेक्ट क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, ब्यूरोक्रेसी, ऑल इंडिया सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्यूरो, ये भी रिजर्व सब्जेक्ट है। देन लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल देख लेते हैं। तो दिल्ली के केस में क्या होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो प्रेसिडेंट को रेफर किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के द्वारा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कंट्रोल करते हैं सर्विसेज को। फाइनल से ऑन रिजर्व सब्जेक्ट, और जो भी रिजर्व सब्जेक्ट में चीज़ें हैं तो फाइनल से किसका होगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा। ठीक है, फाइनल से इन दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। तो समझते हैं इनके पास कंट्रोल है सर्विसेज के ऊपर, ऑफिसर का ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट्स वगैरह। देन फाइनल अथॉरिटी ऑन रिजर्व लिस्ट अगर देखें तो इनके पास रिजर्व लिस्ट में फाइनल अथॉरिटी LG के पास ही है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। देन इन केस ऑफ डिस्प्यूट विथ इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो अगर डिस्प्यूट होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ तो LG जो है जो भी इशू है रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, टिल प्रेसिडेंट रिस्पॉन्स LG का डिसीजन ही बाइंडिंग रहेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली के केस में क्या है, LG को कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पावर हैं। इनका कंट्रोल है सर्विसेज के ऊपर, जैसे कि ऑफिसर ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट। फाइनल अथॉरिटी है रिजर्व सब्जेक्ट में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड पे। और अगर डिस्प्यूट होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ तो LG रेफर कर सकते हैं इशू प्रेसिडेंट को, और जब तक प्रेसिडेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं LG का डिसीजन बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, दिल्ली में कौन से सब्जेक्ट्स नहीं है, सारे सब्जेक्ट पे गवर्नमेंट लॉ बना सकती है जो है दिल्ली की गवर्नमेंट। सिर्फ पब्लिक ऑर्डर नहीं है, पुलिस नहीं है और लैंड नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। देन पुडुचेरी का रोल अगर देखें तो LG का रोल अगर यहाँ देखें, पुडुचेरी में क्या रोल है LG का, तो लेस पावरफुल है कंपेयर टू दिल्ली। दिल्ली में जो LG है इनका ज़्यादा पावर है। ठीक है, और ये भी रेफर कर सकते हैं डिस्प्यूट प्रेसिडेंट को, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंट्रोल करेंगे ये डे टू डे गवर्नेंस एक्टिवली। ठीक है, देन जम्मू एंड कश्मीर में देखें तो यहाँ LG के पास एक्सटेंसिव पावर है। ठीक है, इंक्लूडिंग कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी है LG के पास। देन अब देखते हैं फाइनेंशियल बिल में क्या होगा। तो दिल्ली में क्या होगा, रिक्वायर्स LG रिकमेंडेशन टू इंट्रोड्यूस। तो अगर फाइनेंशियल बिल आता है तो LG का रिकमेंडेशन ज़रूरी होगा बिल को इंट्रोड्यूस करने में। देन पुडुचेरी में क्या होगा, LG का एसेंट चाहिए कुछ बिल्स के लिए। ठीक है,
एंड जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा, एलजी का रिकमेंडेशन चाहिए बिफोर इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं दिल्ली के केस में कि एलजी का रिकमेंडेशन चाहिए इंट्रोड्यूस के लिए, सेम जम्मू एंड कश्मीर में भी एलजी का रिकमेंडेशन चाहिए इंट्रोडक्शन से पहले, और पुडुचेरी के केस में एलजी का असेंट चाहिए होता है कुछ बिल के लिए, ठीक है, सम बिल्स के लिए, ऐसा नहीं कि इंट्रोड्यूस करने के लिए ही चाहिए। ओके, देन एंटी करप्शन ब्यूरो, तो दिल्ली में देखें तो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल ज़रूरी है प्रोसिक्यूट करने के लिए सेंट्रल ऑफिशियल्स को, ठीक है। और पुडुचेरी के केस में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, और जम्मू एंड कश्मीर में ये जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ये एलजी के कंट्रोल में है, ठीक है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में अगर देखें तो दिल्ली में इसका लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो है अप्रूवल ज़रूरी होगा प्रोसिक्यूट करने के लिए किसी भी सेंट्रल ऑफिशियल्स को, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कुछ यूनिक फीचर्स देख लेते हैं। तो अगर दिल्ली में देखें तो सर्विसेज अंडर एलजी, ठीक है, 2023 का लॉ, तो यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो का जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है, ठीक है। देन पुडुचेरी में सिमिलर टू स्टेट्स बट विथ सेंट्रल ओवरसाइट, और जम्मू एंड कश्मीर में एलजी अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को, कंट्रोल करते हैं प्रोसिक्यूशन को और फाइनेंशियल पावर को। तो याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के केस में एलजी अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को। तो यहाँ हमने क्या देखा कि सर्विसेज जो है एलजी के अंदर है, ठीक है, और जो है एंटी करप्शन ब्यूरो का जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल चाहिए होता है प्रोसिक्यूट करने के लिए सेंट्रल ऑफिशियल्स को, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया।